गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज हम अपने बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। इस यूनिट को दो पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पोर्शंस के अंदर अपन अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी अथा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे और दूसरी है इंफ्रारेड। ठीक है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अपन एब्जॉर्प्शन लॉ, जिसमें बीएट लॉम्बार्ड लॉ, मोलर एब्जॉर्बिलिटी, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ अपन यूवी स्पेक्ट्रा, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, कंसेप्ट ऑफ क्रोमोफोर एंड एक्सोक्रोम, बेथोक्रोमिक एंड हेप्सोक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट की बात करेंगे। उसके साथ साथ जिस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट रूल हैं, वुडवर्ड फिशर रूल, जिसके बेसिस के ऊपर अपन जो कोई भी कंपाउंड कितनी लेमडा मैक्स को एब्जॉर्ब करता है या फिर कितनी नैनोमीटर की वो कंपाउंड है जो कि लेमडा मैक्स की वैल्यू आती है, वुडवर्ड फिशर रूल के बेसिस पे अपन सॉल्व करेंगे और एग्जाम के अंदर वुडवर्ड फिशर रूल से क्वेश्चन 100% आते हैं। चलिए अपन इस यूनिट का अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले कि अज्ञात कार्बनिक यौगिकों की संरचना ज्ञात करने के लिए विभिन्न तकनीकों का संयुक्त रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षणों में तत्वों का विश्लेषण और अणुभार की गणना की जाती है और तत्पश्चात क्रियात्मक समूह के परीक्षण किए जाते हैं और व्युत्पन्न बनाते हैं। यौगिकों को उसके घटक में निम्नीकरण अभिक्रियाओं द्वारा विघटित करके घटकों की पहचान कर अज्ञात यौगिकों की आरंभिक संरचना को प्रतिपादित कर उसके संश्लेषण द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है। और ये सभी परीक्षण बहुत लंबे होते हैं और इनके द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में बहुत समय लगता है। कि शुरू में जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलता है तो उसकी अगर स्ट्रक्चर हमें पता नहीं है तो सबसे पहले अगर अलग अलग तकनीकों के द्वारा उसकी संरचना को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है। तो अलग अलग स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा या फिर अलग अलग मेथड्स के द्वारा अपन उसकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो उसकी स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कि प्रारंभिक परीक्षण में अपन क्या करते हैं, तत्वों का विश्लेषण और अणुभार की गणना करते हैं। फिर उसके क्या करते हैं, जो भी उसके अंदर है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसका टेस्ट लगाते हैं और उसके क्या डेरिवेटिव्स बनाते हैं। ठीक है। बाद में क्या करेंगे कि यौगिकों को घटकों में अपन निम्नीकरण अभिक्रिया द्वारा विघटित करके घटकों की पहचान करते हैं। फिर भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान नहीं होती है तो अपन क्या करते हैं, उस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है उसको अपन डिसोसिएशन करेंगे। ठीक है। कोई भी रिएक्शंस करवा के उसका अपघटन कर देते हैं और फिर जो घटक टूटे हैं उसके अंदर उस घटकों की पहचान करके उसकी संरचना का समझने की कोशिश करते हैं या फिर संरचना को प्रतिपादित कर उसका संश्लेषण द्वारा उसकी पुष्टि करते हैं। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं बहुत ही लेंथी होते हैं, काफ़ी समय तक चलते हैं। ठीक है। इन सभी जानकारियों के लिए आजकल अज्ञात यौगिकों का स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा विश्लेषण कर उन्हें पहचाना जाता है। ठीक है। आजकल अपन क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ करके कोई भी जो अनआइडेंटिफाई अनआइडेंटिफाई जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलता है उसके किसको स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा पहचान कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही परिष्कृत उपकरणों की खोज और उपलब्धता के कारण केमिस्ट्री द्वारा यौगिकों के विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रम लेकर उनकी संयुक्त जांच करके संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त की है। ठीक है। यह तो था इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। कि जब प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरणों से बना होता है, किससे, कोई भी जो लाइट है वो किससे, ईएम वेव से मिलकर बनी होती है। यह दो परस्पर लंबवत दोलायमान विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से बनती है। ठीक है। जो ईएम वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं जिसे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे मिलकर बनी होती हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। अगर चुंबकीय क्षेत्र में को एकांक के समय पर रोका जाए तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और विद्युत क्षेत्र को एकांक के समय पर परिवर्तित किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अर्थात जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है ये एक दूसरे के लिए सोर्स का काम करती है। ठीक है। और ये एक दूसरे के क्या लंबवत गति करती है। इन दोनों घटकों के तल के लंबवत प्रकाश का क्या होता है, संचरण होता है। ठीक है। प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है, ड्यूल नेचर प्रदर्शित करता है। ठीक है। इस कणों को अपन फोटोन कहते हैं और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा की मात्रा को क्वांटम कहते हैं। मैक्स प्लांक ने सन 19 में क्या फोटोन की ऊर्जा और आवर्ती के बीच में एक संबंध दिया था, अर्थात जहाँ पर क्या था, ई बराबर ई समानुपाती न्यू ई बराबर एच न्यू था। इस समीकरण को प्लांक समीकरण भी कहते हैं। ठीक है। जहाँ ई क्या थी, फोटोन की ऊर्जा थी, और एच यहाँ पर क्या था, प्लांक कांस्टेंट, और
यहाँ पर क्या थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, अर्थात प्रति सेकंड 1 सेकंड में एक बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं अपन, आवृत्ति कहते हैं। अर्थात प्रति सेकंड गुजरने वाली जो भी तरंगों की संख्या है, वेवलेंथ की जो नंबर्स हैं उसको जो अपन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। आवृत्ति को निम्न प्रकार द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, अतः न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा, ठीक है। और जहाँ पर न्यू क्या है, आवृत्ति को प्रदर्शित करने वाला चिन्ह, मतलब न्यू से प्रदर्शित करते हैं इसे। सी यहाँ पर क्या है, प्रकाश का वेग, और लैम्डा यहाँ पर तरंग दैर्ध्य है। तो तरंग के एक दोलन चक्र में एक सुरंग और एक गर्त निहित होते हैं। अतः सुरंग के प्रारंभ में गर्त के अंत की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, जिसको समीकरण 2 से v के मान को अपन समीकरण में प्रतिस्थापित करके क्या कर लेते हैं, ई बराबर एन सी अपॉन लेमडा प्राप्त करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ई ए अपन अपॉन लेमडा, ठीक है, आवर्ती तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। और यदि तरंग दैर्ध्य छोटी है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा है कि जो आवृत्ति है वो लेमडा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हम सभी को पता है कि जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। उसी प्रकार के फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति की क्या होती है, समानुपाती होती है। जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। अतः आवृत्ति अधिक आवृत्ति या छोटी तरंगदैर्ध्य वाले विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में अधिक ऊर्जा होती है। और विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के विभिन्न भागों की तरंगदैर्ध्य भिन्न भिन्न होती हैं, अतः उनकी ऊर्जा की मात्रा भी क्या होगी, भिन्न भिन्न होती है। इसी भिन्नता का उपयोग स्पेक्ट्रोमेट्री में किया जाता है और यौगिकों में विभिन्न प्रकार के होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन कर उनकी संरचना के विषय में उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब विकिरण के प्रकार कि कौन कौन से स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर कौन कौन से विकिरण यूज ले जाते हैं, ठीक है। वेवलेंथ के कितनी वेवलेंथ होती है, इनकी इनकी ऊर्जा कितनी होती है, और ये किस किस में अणु में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, और इनका यूज कहाँ कहाँ पर आता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज लेने वाली मुख्यतः विकिरण निम्न प्रकार हैं कि जहाँ पहली है गामा रे। इसकी तरंगदैर्ध्य कितनी होती है, 10⁻² से लेकर 1 एंगस्ट्रॉम तक होती हैं, ठीक है। इसकी ऊर्जा 10⁻5 से 10⁻4 ईवी तक होती है, और ये अणु में परिवर्तन, परमाणु के नाभिक के विन्यास में परिवर्तन करने के लिए काम आती है, और कैंसर ट्रीटमेंट और जो भी न्यूक्लियर है रिएक्टर्स के अंदर इसका यूज आता है। उसी प्रकार एक्स रे, ठीक है, यूवी रे, विजिबल रे, ठीक है। इंफ्रारेड रेड वेव, इंफ्रारेड दो प्रकार की होती है, फार इंफ्रारेड और नियर इंफ्रारेड। उसी और दूसरी है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम आती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है रेडियो वेव। रेडियो वेव्स आवर्ती या साइकिल और मेगा साइकिल्स प्रति सेकंड इसकी यूनिट होती है, ठीक है। इसका यूज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मोस्टली होता है। उपयोग सारणी से स्पष्ट है कि तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होने पर उसमें निहित ऊर्जा में कमी आती है। यह ऊर्जा अणु परमाणु में विभिन्न परिवर्तन लाती है, जिनके कारण विभिन्न परिवर्तन विभिन्न प्रकार के प्रेक्षण प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम इन तरंगों का यूज लेते हैं, ठीक है। और इन तरंगों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जो फंक्शन हमें प्रोसीड करवाना है, जो चीज़ हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी से फाइंड आउट करनी है, उस फंक्शंस को करने वाली ही वेवलेंथ का हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करते हैं या स्पेक्ट्रोमेट्री यूज करते हैं, ठीक है। कई रेडियो कई चीज़ों के अंदर अपन यूवी रे यूज करेंगे, कहीं के अंदर अपन इंफ्रारेड यूज करेंगे, कहीं के अंदर माइक्रोवेव यूज करेंगे, इस कहीं के अंदर रेडियो वेव यूज करते हैं। तो इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अर्थात अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की वेवलेंथ है, जो कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी की आवश्यकता होती है अलग अलग फंक्शंस करवाने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशंस जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट के अंदर जाता है और स्पेक्ट्रा प्रोवाइड करवाता है, जब वापस से वह हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर आता है तो उतनी एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है। तो इन तरंगों की प्रॉपर्टी अलग अलग होने के कारण इनके फंक्शंस भी अलग हैं और इनके स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर यूजेस भी अलग अलग हैं। फर्स्ट हम अपने यूनिट का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पैराबैंगनी अवशोषण स्पेक्ट्रा। इस यूनिट के अंदर मोर इम्पोर्टेंट है पहला टॉपिक यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम, ठीक है। पैराबैंगनी और 10 स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आबंध कक्षक से प्रति आबंध कक्षक में उन्नयन होता है, अर्थात ट्रांजिशन होता है। मतलब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन होता है। मतलब इन दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपीज के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो
बॉन्डिंग ऑर्बिटल से किसमें, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर क्या करते हैं, ट्रांजिशंस करते हैं। इस क्रिया के लिए उन्हें क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो प्रकाश से प्राप्त होती है, और अणु में विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं। अतः जब किसी अणु पर ईएम वेव आपतित होती है तब वह सभी विकिरण क्या कर लेता है, अवशोषित नहीं करते। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपतित करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो ये जब ईएम वेव किसी भी अपन अणु पर अपन आपतित करेंगे या गिराएंगे तो वो सभी विकिरणों को क्या कर एब्जॉर्व नहीं करेंगे। कुछ विशिष्ट तरंगदैर्ध्य वाली विकिरणों को ही वो क्या करता है, एब्जॉर्व कर देता है, बाकी को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस लौटा देता है। जो इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर से एक ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर क्या करती है, उत्तेजित करती हैं और अवशोषण होते हैं। इसी कारणवश इन स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक या अवशोषण स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ठीक है, जब अपन किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर अपन कोई भी ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गिराते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के आधार पर। ठीक है, तो शुरू में जब अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी भी मॉलिक्यूल्स पर गिराते हैं तो सारी के सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसको एब्जॉर्व नहीं करता। वो कुछ फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्व करता है जो उसके मॉलिक्यूल्स की नेचर्स पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, अर्थात मॉलिक्यूल खुद सिलेक्शन करता है कि उसे कितनी एनर्जी की आवश्यकता है ट्रांजिशंस करने के लिए। जब वो एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है तो वो लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट तक, या फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या करता है, ट्रांजिशंस करता है। और जितनी उसके ट्रांजिशंस में वो एनर्जी अब्जॉर्व करता है, जब वापस से वह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से या फिर हाई एनर्जी स्टेट से वो वापस से लोअर एनर्जी स्टेट्स में या फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब वो आता है तो उसी उतनी ही एनर्जी को वापस से वह क्या करता है, रिलीज करता है। इसलिए इस कारणवश इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक या फिर एब्जॉर्प्शन या फिर अवशोषण स्पेक्ट्रोमेकी भी कहते हैं। और इनसे जो स्पेक्ट्रम हमें मिलते हैं इसको अपन क्या कहते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। विशिष्ट तरंगदैर्ध्य के अवशोषण से होने वाले इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण प्राप्त यूवी अवशोषण स्पेक्ट्रम में तीव्र शिखर नहीं होते, उनके स्थान पर बैंड प्राप्त होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के साथ साथ क्या घूर्णन और कंपनिक परिवर्तन भी होते हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं कि केवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, रोटेशंस भी होता है और वाइब्रेशन भी होता है। ठीक है, जिनके क्वांटीकरण होने के कारण अवशोषण बैंड के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो 200 से 780 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाली तरंगों को पैराबैंगनी या विजिबल रेज एरिया कहते हैं। 200 से लेकर कितनी, 780 नैनोमीटर तक कौन सी तरंगदैर्ध्य होगी, यूवी और विजिबल रे। ठीक है, 10 से 200 नैनोमीटर क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, फार यूवी। ठीक है, और 200 से 380 तक अपन क्या कहते हैं, नियर यूवी एरिया कहते हैं। और 380 से लेकर 780 मीटर का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, विजिबल एरिया कहलाता है। ये विजिबल लाइट एरिया है। ठीक है, जब किसी पदार्थ पर इस क्षेत्र की तरंगों को आपतित कराते हैं तब वह इन तरंगों को अवशोषित कर लेता है, और इस प्रकार प्राप्त स्पेक्ट्रम को अपन क्या कहते हैं, यूवी स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, प्राप्त स्पेक्ट्रम में गहरी लाइनें होती हैं, ये उन तरंगदैर्ध्यों के विषय में संकेत देती हैं जो पदार्थ द्वारा अवशोषित होती हैं। और ट्रांसमिटेड लाइट के विश्लेषण को अपन क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोमेकी कहते हैं। इससे आगे का जो इंट्रोडक्शन है या फिर टॉपिक है वो अपन अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।